हेलो रिपॉन। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका मार्च में होने वाला है, इससे रिलेटेड टॉप 20 साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चल रहा है, जिसका आपका आज थर्ड क्लास है। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? जो आपका जैविक कोशिका होता है, इसके किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को आपका कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसके आपके खोजकर्ता कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके खोजकर्ता आपके हैं अल्टमान है। कौन है? तो अल्टमान आपके माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता है। उसके बाद बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सी श्वसन होता है। किस प्रकार का श्वसन होता है? तो ऑक्सी श्वसन होता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमान ने किया है और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सी श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? हमें बताना है कि जो आपका प्लाज्मा झिल्ली होता है, यह किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए हमारा है प्रोटीन, ऑप्शन बी है लिपिड, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें प्लाज्मा झिल्ली की, तो प्लाज्मा झिल्ली आपका प्रोटीन से बना होता है और आपका लिपिड से बना होता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होगा इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, यह आपका प्रोटीन और लिपिड दोनों से बना होता है। उसके बाद बात करें, जो आपका कोशिका झिल्ली होता है या प्लाज्मा झिल्ली होता है, यह आपका पादप और जंतु, पादप प्लस जंतु दोनों में आपके पाए जाते हैं। दोनों में पाए जाते हैं आपके कोशिका झिल्ली। आप इससे ध्यान रखेंगे, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है, यह आपका पादप में भी पाया जाता है और आपके जंतु में भी पाए जाते हैं। और कोशिका झिल्ली जो होता है, यह आपका अर्ध पारगम्य होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली आपका अर्ध पारगम्य होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली है और कोशिका झिल्ली आपका पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, यह प्रोटीन और लिपिड इन दोनों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? हमें बताना है कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है छिपकली, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी है टिड्डा, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मानव और टिड्डा इन दोनों में आपके लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो आपके मानव है या आपका टिड्डा है, इसमें आपका लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन छिपकली में आपका लिंक गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आपका गिरगिट होता है, वह त्वचा का रंग बदल लेता है। ऐसा किस कारण से होता है? यह क्या है कि गिरगिट अपना क्या करता है? रंग बदलते रहता है। तो इसका कारण आपका है, यह होता है आपका मेलानोफोर नामक एक असंख्य रंगद्रव्य कोशिका होता है। इसी के कारण जो आपके गिरगिट होते हैं, त्वचा के रंग को बदलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण? तो इनमें उपस्थिति आपका होता है मेलेनोफोर। क्या होता है? मेलेनोफोर नामक आपका असंख्य आपके रंग द्रव्य कोशिका होता है, जिसके कारण क्या करता है? गिरगिट अपना रंग परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है डीएनए, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए,
अभी हमने देखा है कि जो आपका कोशिका झिल्ली होता है यह आपका जंतु में भी पाया जाता है और आपका पादप में भी पाया जाता है। ऑप्शन बी में है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह आपका केवल पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति केवल आपका पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। तो यही हमसे पूछा गया है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो कोशिका जो भित्ति होता है यह आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब देखिए हम थोड़ा बात करते हैं किसका? कोशिका भित्ति का। तो कोशिका भित्ति केवल आपका पादप में पाया जाता है और कोशिका भित्ति जो होता है यह आपका सेल्यूलोज द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है? तो कोशिका भित्ति आपका सेल्यूलोज द्वारा बना होता है। तो आप थोड़ा इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? डीएनए आपका केंद्रक में भी उपस्थित होता है और इसके अतिरिक्त आपका किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है हरित लवक, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है जीवद्रव्य, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें डीएनए की, तो डीएनए आपका केंद्रक में उपस्थित होता है, इसके साथ साथ आपका हरित लवक में भी आपका डीएनए उपस्थित होता है, इसके साथ आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका डीएनए उपस्थित होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। जो आपका डीएनए होता है यह आपका केंद्रक में उपस्थित होता है, हरित लवक में उपस्थित होता है और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आपका उपस्थित होता है। देखिए हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म आपका होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आपसे पूछ ले कि डीएनए का मॉडल क्या है, तो डीएनए की मॉडल की बात करें तो यह आपका होता है हेलिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल होता है? तो डीएनए आपका हेलिक्स मॉडल पे आपका बना होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। हेलिक्स मॉडल क्या है डीएनए का? देखिए तो डीएनए आप देखते होंगे इस तरह का आपका डीएनए होता है। उसके बाद बात करें जो आपका हेलिक्स मॉडल है यह किसके द्वारा दिया गया? तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल यह आपका दिया गया है वाटसन द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन द्वारा। और आपका दिया गया है क्रिक के द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा आपका डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया गया। तो आप इससे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? कोशिका की पाचन थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कोशिका की पाचन थैली, तो यह आपका कहलाता है लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइसोसोम को आपका कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। जो आपका लाइसोसोम है यह आपका सबसे छोटा कोशिकांग है। क्या है? लाइसोसोम आपका सबसे छोटा कोशिकांग है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। लाइसोसोम क्या है? सबसे छोटा आपका कोशिकांग है और कोशिका की पाचन थैली आपका लाइसोसोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा भाग है जो आपका पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है केंद्रक, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात करें हम पादप में और जंतु इन दोनों में पाई जाने वाली आपकी कोशिका की, तो आपका कोशिका झिल्ली आपका दोनों में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य भी आपका दोनों में पाया जाता है, केंद्रक भी आपका दोनों में पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि इनमें से एक से अधिक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये आपके पादप में भी पाए जाते हैं और आपके जंतु में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो हम जानते हैं कि मानव में कितना गुणसूत्र होता है? 46 गुणसूत्र होता है। वहीं पेयर में पूछ ले कि कितना पेयर अर्थात कितना जोड़ी होता है, तब हम लिखेंगे 23 जोड़ी होता है। आप इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए मानव में कितने गुणसूत्र हो गए? 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात कितने जोड़ी हो गए? तो ये आपके हो गए 23 जोड़ी हो गए। इनमें से आपका जो होता है 22 जोड़ा जो होता है, इसमें से आपका 22 जोड़ा क्या होता है? यह आपका कायिक गुणसूत्र होता है। 22 जोड़ा क्या होता है? यह आपका कायिक गुणसूत्र होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है। क्या होता है?
ऑटोसोम कहा जाता है। और एक जोड़ा जो बचता है ना, यह आपका एक जोड़ा क्या होता है, लैंगिक गुणसूत्र होता है। यह क्या होता है, यह आपका लैंगिक गुणसूत्र होता है। इसी के द्वारा बच्चे का आपका जो लिंग निर्धारण होता है, इसी एक जोड़ा के कारण होता है। बाकी जो आपका 22 जोड़ा है, यह आपका नर और मादा दोनों में सेम होता है। और जो आपका 23वां जोड़ा होता है, यह क्या होता है, यह आपका लैंगिक गुणसूत्र होता है, जिसके द्वारा जो बेबी होता है, शिशु का लिंग का निर्धारण होता है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे। पूछ ले आपसे कि कायिक गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 22 जोड़ा। लैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितना है, तो 1 जोड़ा अर्थात 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है। किस कोशिकांग को आपका ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है, तो ऑप्शन ए हमारा है गोल्जी काय, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है, तो यह आपका दिया गया है गोल्जी काय को। किसे कहा गया है, तो गोल्जी काय को आपका कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है बाल्टीमोर, उसके बाद ऑप्शन सी है टेमिन, या ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोशिका का सर्वप्रथम खोज आपका किया जाता है रॉबर्ट हुक द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, रॉबर्ट हुक द्वारा। और रॉबर्ट हुक आपका जो कोशिका खोजते हैं, वह कोशिका आपका होता है मृत कोशिका। किस प्रकार का कोशिका होता है, तो मृत कोशिका आपका होता है। रॉबर्ट द्वारा खोजा गया आपका क्या है, जो कोशिका है। तो आप ध्यान रखेंगे, आप ये भी क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने आपका खोज किया। वही आपसे पूछ ले कि जो आपका जीवित कोशिका है, जो आपका जीवित कोशिका है, इसका खोज किसने किया। तो बात करें हम जीवित कोशिका की, तो इसका खोज आपका किया जाता है ल्यू वेन हॉक द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, तो ल्यू वेन हॉक द्वारा आपका सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया गया। उसके बाद बात करें, जो आपका कोशिका का अध्ययन होता है, यह क्या कहलाता है। कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका, कोशिका मीन्स क्या होता है, सेल होता है। देखिए, सेल से याद रखेंगे। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसे आपका कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले आपका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है ट्रेविरेनस, ऑप्शन सी है बेडकर, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हम कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो यह आपका किया जाता है लैमार्क द्वारा और आपका ट्रेविरेनस द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने आपका जीव विज्ञान शब्द का आपका क्या किया, प्रयोग किया। उसके बाद देखें, ऑप्शन सी में आपका विटकर दिया है। तो विटकर जो हैं, ये आपके सभी जीवधारियों को कितने भागों में बांटते हैं, तो विटकर आपके सभी जीवधारियों को 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में बांटते हैं, कौन कौन, तो इनके द्वारा बांटा गया आपका है मोनेरा। क्या है, यह आपका मोनेरा है। उसके बाद आपका है प्रोटिस्टा, मोनेरा में बांटते हैं। उसके बाद आपका बांटते हैं प्रोटिस्टा में। उसके बाद आपके बांटते हैं कवक में। और चौथा आपका है पादप। और पांचवा क्या है, पांचवा आपका जंतु है। तो ये आपके विटकर द्वारा बांटे गए जीवधारियों का आपका क्या है, क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए है सेरीकल्चर, ऑप्शन बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है एपीकल्चर, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मधुमक्खी पालन यह आपका कहलाता है एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपी कल्चर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, तो सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन है। क्या है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो इससे आपका कहते हैं सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी क्या है, तो एंटोमोलॉजी, एंट मीन्स क्या होता है, चींटी अर्थात कीड़े मकोड़े। तो एंटोमोलॉजी आपका है कीटों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, तो कीटों का अध्ययन आपका कहलाता है एंटोमोलॉजी। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोशिका मीन्स क्या होता है? सेल होता है। तो सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया है साइटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? तो यह आपका है स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू आपका है हिस्टोलॉजी, अर्थात ऊतक का अध्ययन है। हिस्टोलॉजी क्या है? तो ऊतक का अध्ययन है। ऑप्शन सी है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है? यह आपका है पक्षियों का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? यह आपका कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा जीवाणु, ऑप्शन सी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी कोशिका यह आपका होता है माइकोप्लाज्मा जीवाणु का होता है। किसका होता है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु का होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वहीं बात करें जो आपका न्यूरॉन है, यह आपका सबसे लंबा कोशिका होता है। न्यूरॉन क्या होता है? यह आपका सबसे लंबा कोशिका होता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें जो आपका शुतुरमुर्ग होता है, इसका अंडा क्या होता है? यह आपका सबसे बड़ी कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग की बात करें तो इसकी आपका सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले तो सबसे बड़ी कोशिका ये आपका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। तो सबसे छोटी कोशिका हो गया माइकोप्लाज्मा जीवाणु, सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन हो गया, सबसे बड़ा कोशिका आपका शुतुरमुर्ग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए है अपारगम्य, ऑप्शन बी है अर्धपारगम्य, ऑप्शन सी है पारगम्य, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह आपका अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। किस प्रकार का झिल्ली होता है? अर्धपारगम्य होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और कोशिका झिल्ली जो होता है यह आपका पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादप का रसोई घर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है पर्णहरित, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो पादप का रसोई घर यह आपका कहलाता है पर्णहरित कहलाता है। कौन कहलाता है? पर्णहरित, अर्थात क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? पादप का रसोई घर कहते हैं। जो पर्णहरित होता है इसमें आपका मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पर्णहरित में आपका मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और पर्णहरित में आपका क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है। आपसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण इसकी क्रिया कहाँ पे संपन्न होता है, तो यह आपका पर्णहरित में होता है। और पर्णहरित में आपका मैग्नीशियम धातु कहा जाता है। और पर्णहरित को आपका पादप का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन कौन से चार नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं? हमें बताना है कि डीएनए में कौन कौन से चार नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चारों का नाम हमने लिख दिया है। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक आपके हैं एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा कि उपरोक्त सभी, ये सभी आपके डीएनए में पाए जाने वाले आपके नाइट्रोजनी क्षारक है। वहीं आपसे पूछ ले कि आरएनए इसमें पाए जाने वाले आपके नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से हैं, ये भी तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आरएनए में आपका एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। इसमें आपका थाइमिन नहीं पाया जाता है। और इसमें आपका थाइमिन के जगह जगह पर क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है यूरेसिल पाया जाता है। इसमें आपका थाइमिन की जगह पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। थाइमिन इसमें नहीं होता है आरएनए के नाइट्रोजनी क्षारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वायु प्रदूषण का संकेतक है। वायु प्रदूषण का संकेतक हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है लाइकेन, ऑप्शन सी है एल्गी,
ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण का संकेतक यह आपका है लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लाइकेन जो होता है यह आपका कवक और एल्गी का क्या होता है? सहजीवी होता है। कवक और एल्गी का पूछे सहजीवी कौन सा होता है? तो यह आपका लाइकेन होता है। उसके बाद हम बात करें जो आपका लाइकेन होता है, लाइकेन क्या होगा? इसकी आपका मात्रा कम होगी तो आपका वायु प्रदूषण क्या होगा? अधिक होगा। तो वायु प्रदूषण क्या होगा? यह आपका अधिक होता है। और लाइकेन की संख्या ऊपर बढ़ेगी तो वायु प्रदूषण आपका कम होगा। तो वायु प्रदूषण का संकेतक क्या होता है? लाइकेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की? हमें बताना है रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी है लुई पास्चर, ऑप्शन सी है मेंडल, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज के टीके की खोज यह आपका किया जाता है लुई पास्चर द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लुई पास्चर द्वारा आपका किया जाता है। रेबीज के टीके की खोज की जाती है। रेबीज होता है यह किसके कारण होता है? तो यह होता है आपका कुत्ते के काटने से। रेबीज किसके कारण से होता है? तो कुत्ते के काटने से आपका रेबीज होता है। और जब कुत्ता काट लेता है तो इससे क्या होता है? रेबीज रोग में क्या होता है? पानी से डर लगता है। और पानी से जो डर लगता है इसे क्या कहा जाता है? इसे आपका कहा जाता है हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया कहा जाता है अर्थात पानी से डरना। जब कुत्ते से क्या होता है? कुत्ते के काटने से आपका रेबीज रोग होता है तो इसमें आपका हाइड्रोफोबिया हो जाता है अर्थात पानी देखकर डर लगने लगता है। उसके बाद हम बात करें रेबीज का जो वायरस है यह कौन सा है? रेबीज का पूछ ले कि रेबीज का वायरस कौन सा है? तो रेबीज जो है इसका वायरस आपका है रेहेब्डो वायरस। कौन सा वायरस है? तो ये आपका है रेहेब्डो वायरस आपका है, रेबीज का वायरस है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर द्वारा की जाती है। रेबीज आपका कुत्ते के काटने से होता है। इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है अर्थात पानी से डर लगता है। और रेबीज का वायरस कौन सा है? तो रेहेब्डो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? हमें बताना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्लीहा, ऑप्शन बी है ब्रिक, ऑप्शन सी है राइजोबियम, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान आपका प्लीहा को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बात किया जाए कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरबीसी इसका फुल फॉर्म आपका होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद बात करें आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम आपका रक्ताणु है। इससे आपका रक्ताणु भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें आरबीसी का पूछ ले कि इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल आपका होता है 120 दिन का। कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल आपका होता है 120 दिन का। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि आरबीसी में आपका केंद्रक पाया जाता है कि नहीं। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं? तो आरबीसी में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ पे दो अपवाद है। कौन कौन से? तो जो आपके ऊँट है, ऊँट और लामा, इन दोनों के आपके आरबीसी में क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। बाकी में आपका आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वहीं आपका जो डब्ल्यूबीसी अर्थात व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है इसमें आपके केंद्रक पाए जाते हैं। तो आप इससे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केवल आपके ऊँट और लामा में पाए जाते हैं। तो इस तरह आज की क्लास में हमने आपका बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट कर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।